Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्ली विक्टोरियन प्रोज राइटर्स पे होगा। हम इन प्रोज राइटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी आपको अर्ली विक्टोरियन प्रोज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब रोमांटिक एज आई थी ना, तो यू नो दैट रोमांटिक एज के अंदर सबसे पॉपुलर यानरा जो था वो पोइट्री था। पोइट्री के अंदर सारे कन्वेंशन, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी फॉलो किया जाता था 17th सेंचुरी में, आई एम सॉरी 18th सेंचुरी में, जैसे क्लासिकल एज में, अगस्टन एज में जो फॉलो किया जाता था, वो सब जो है वो इग्नोर कर दिया गया और कहा गया कि जो आपकी इमेजिनेशन के अंदर आता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, आप वो लिखो विदाउट केयरिंग अबाउट के रूल्स क्या हैं पोइट्री के, रेगुलेशंस क्या हैं पोइट्री के। आप पोइट्री लिखो जो आपके जहन में आता है, रिदम राइम फॉलो किए बगैर, ठीक है। लेकिन प्रोज़ में, मैं ये पोइट्री की बात किया ना, रोमांटिक एज की पोइट्री की, लेकिन प्रोज़ के अंदर अभी उस तरह का चेंज नहीं आया था। लेकिन अब अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें तो इसकी अर्ली प्रोज़ के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जा सकती हैं जो कि पोइट्री में देखी गई थी रोमांटिक एज के दिन, रोमांटिक एज में। यानी कि अब जो है पोइट राइटर्स, प्रोज राइटर जो थे अर्ली विक्टोरियन के, वो ये सारे रेगुलेशंस को नहीं मानते थे। वो हर एक अपने तरीके से लिख रहा था। ये मैंने ओवरव्यू आपको लेक्चर का दे दिया है। हर एक अपनी पर्सनालिटी को रिवील कर रहा था, कोई रेगुलेशंस नहीं मान रहा था, हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोज लिख रहा था। किसी किस्म की कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। इवन कि कुछ लोग तो ग्रामेटिकल रूल्स तक नहीं फॉलो कर रहे थे इंग्लिश राइटिंग के अंदर। इमेजिन, जो दिल में आता था लिखने लगते थे। अगर कहीं पे जानबूझ के किसी और ज़बान का लफ्ज़ डाल देते और कहीं अगर ना आ रहा हो तो डाल देते। तो कुछ अजीब सी लैंग्वेज जो कि लोगों को समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होती थी, लेकिन ये लोगों को समझने में भी मुश्किल होती थी, ठीक है। ये जो है मैंने आपको बैकग्राउंड डिस्कस कर दिया। अब हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो मोस्टली जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसी पे बेस्ड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी गई है कि वाइब्रेंट इरा था। आपको पता है, बिकॉज मैं आपको पहले भी विक्टोरियन एज की इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर बता चुकी थी कि इस एज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, लोग जो थे वो गांव से शहरों की तरफ जाने लगे थे। तो एम्प्लॉयमेंट हर एक चाहता था मेरा अपना रोज़गार हो। तो इस सिलसिले में इकॉनमी बूम हुई थी। दूसरी क्या वजह थी इकॉनमी बूम होने की? कि साइंटिफिक डिस्कवरीज ज़्यादा होने लगी थी, इन्वेंशंस होने लगी थी और लोगों के बिलीव्स शैटर होने लगे थे। लोग धस के रह गए थे कि रिलीजन को फॉलो करना है या साइंस को फॉलो करना है। तो अब क्या हुआ कि इस एज के अंदर आके जब हर चीज़ के अंदर एनर्जी थी, न्यू जज्बा था, एंथुजियाज्म था, तो राइटर्स ने भी वो एनर्जी दिखाई अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई उस दौर के राइटर्स के दरमियान। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्क है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर इतना ज़बरदस्त तरीके से स्पिरिट दिखाया गया ना उसके लोगों का, उस एज के लोगों का, कि ऐसा लगता है कि रीडर जब उसको पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है कि वो खुद उस जंग में शरीक था या फिर वो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्यास के अंदर खड़ा है। इस तरह से फील होता है, उसकी वर्डिंग पढ़ के रीडर को फील होता है। यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये मैं आगे आपको जब डिस्कस करूँगी ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वर्क है एक राइटर का, तब मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एनर्जी एवरीवेयर। यू नो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इकॉनमी बूम करी थी, साइंस वगैरह तो लिटरेचर में भी देखा गया। क्रिएटिव राइटिंग, ये मैंने आपको ओवरव्यू, यानी जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हर एक बंदा जो है वो अपने आइडियाज़ लिख रहा था, अपने तरीके से लिख रहा था, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये क्रिएटिव राइटिंग बन गई थी। अच्छा, जब इससे पहले जो प्रोज लिखे जाते थे ना, तो वो रूल्स पे बेस्ड थे, तो ऐसा लगता था कि कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। अगस्टन एज जैसे कि राइटर्स जो लिखा करते थे, वो अगस्टस किंग के दौर के लोगों को, यानी
जो उस टाइम पे जो राइटर्स फेमस थे उनको फॉलो करते थे, तो ऐसा लगता था कि लिटरेचर न्यू नहीं बल्कि उन्हीं का कॉपी पेस्ट है। लेकिन अब आके सब कुछ क्रिएटिव होने लगा, यानी सब कुछ न्यू होने लगा। स्ट्रॉन्ग वॉइसेस यानी बड़े बड़े राइटर्स जैसे कार्लाइल। आपको पता है कार्लाइल वो बंदा है जिसने सबसे पहले एस्थेटिक मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। मैं हमेशा इस कार्लाइल को ना मैंने कभी सीरियस नहीं लिया कि ये एक माइनर सा पोइट है, इतनी कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि एस्थेटिक मूवमेंट को जर्मन से इंग्लिश में लाने में अगर किसी का हाथ है तो वो कार्लाइल का है, तो तब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। इसी तरह से रस्किन भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। अर्नोल्ड तो बहुत बड़ा क्रिटिक है, आप इसको मैंने अलग से इस पे वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, मैंने उसकी बायोग्राफी। वो एक क्रिटिक है, वो एक पोइट है, वो कैसे है उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बता देती हूँ कि नॉट परफेक्ट बट अलाइव। देखें ये परफेक्ट नहीं लिखते थे, मैंने आपको पहले भी बताया ओवरव्यू के अंदर शुरू में लेक्चर के दौरान कि ये जो लोग थे ना ये ग्रामेटिकल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो थे कैपिटलाइजेशन शुरू में करते ही नहीं थे और दरमियान में किसी वर्ड को कैपिटल कर दिया, यानी इस तरह के भी कुछ लोग हैं। मैं आगे आपको जब अलग अलग राइटर को डिस्कस करूँगी ना, कार्लाइल, अर्नोल्ड, रस्किन वगैरह को, तब आपको एक बंदे के बारे में बताऊँगी जो ये काम करता था, जो कैपिटलाइजेशन कहीं भी उठा के डाल देता था। वो किसी की भी चीज़ को नाउन बना देता, किसी भी चीज़ को वर्ब बना देता था, तो कुछ इस तरह की मिस्टेक्स वो करता था। लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने के बावजूद क्या था कि वो इतने ज़बरदस्त तरीके और इलेबोरेटिव स्टाइल में अपनी राइटिंग को एक्सप्लेन करते थे कि हर एक की समझ में आ जाता था। ठीक है, अब देखिए अगली पॉइंट में डिटेल्ड एंड फुल का क्या मतलब है, क्योंकि इनकी थॉट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी लेकिन इतने डिटेल्ड वे में बताते थे, लंबी चौड़ी करके, कि रीडर्स को बेशक थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी लेकिन जब उसको वो डीपली यानी डिटेल में स्टडी करता था उसको बिल्कुल आसानी से सारी बात समझ में आ जाती थी। आगे देखें अगला पॉइंट जो है वो लॉट्स ऑफ राइटर्स यानी मेनी स्टाइल्स ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आर मेनी राइटर्स एंड दे ऑल रोट इन डिफरेंट वेज। देखिए मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग में ये पॉइंट बता चुकी हूँ कि हर एक, बहुत सारे राइटर्स थे, अनकाउंटेबल राइटर्स थे, हर एक अपने तरीके से लिख रहा था, हर एक अपने आप को बेस्ट समझ रहा था, अपनी थॉट्स रिवील कर रहा था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडिविजुअलिज्म इन राइटिंग यानी हर राइटर अपनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था, अपनी पर्सनैलिटी रिवील कर रहा था, अपनी सोच बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना इंडिविजुअलिज्म हर एक शो कर रहा था। रोमांटिक इन्फ्लुएंस कैसे था मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ओवरव्यू के अंदर, शुरू के लेक्चर में ही, कि रोमांटिसिज्म की रोमांटिक एज के अंदर पोइट्री पे इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब आकर प्रोज पे वो रोमांटिक एज का इन्फ्लुएंस दिखेगा जब ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। समझ आ गई। रोमांटिक क्वालिटीज़ कैसे हैं कि विक्टोरियन प्रोज जो हैं ऑफन हैड क्वालिटीज़ लाइक सीरियस होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, लेकिन इनके अंदर रोमांटिक क्वालिटी क्या है कि ये अपनी थॉट्स को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, कोई ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। बेशक सीरियस करते हैं लेकिन अपनी बात को डिटेल में करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को रिवील करते हैं और पैशनेट वे में करते हैं, यानी स्पिरिट एक देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्लाइल की एक एग्जांपल है कि ये हमेशा अपनी जो भी बात करता है फुल इमोशंस और इंटेंसिटी के साथ करता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस पर रोमांटिक्स का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉमन ट्रेड्स की बात करें कि कार्लाइल, रस्किन और अर्नाल्ड के अंदर क्या शेयर्ड क्वालिटीज़ थी, तो कहते हैं कि ये हर एक अपनी पर्सनालिटी रिवील कर रहा था, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, जो कि इनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद अगर हम बात करें पहले राइटर, प्रोज राइटर की, तो वो थॉमस कार्लाइल है, जिसको एक विक्टोरियन जायंट समझा जाता है। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा फिगर समझा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ही वो बंदा था जिसने एस्थेटिक मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर में लेके आया था जर्मन लिटरेचर से। ठीक है, मॉरल फोर्स क्या कि देखें थॉमस कार्लाइल एक ऐसा बंदा था जो मॉरल्स को, अखलाकियात को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। इसके नज़दीक कोई किसी की पर्सनालिटी में कोई बैड या फ्लॉ नहीं होना चाहिए, कोई गुनाह किसी को नहीं करना चाहिए, और कोई एथिक वैल्यूज़ जो हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, उनको तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह समझता था और इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझता था। और कहा जाता है, देखिए मैंने आपको विक्टोरियन एज की आप ज़रूर वो वीडियो देखें, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि इस दौर के अंदर जब साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी ना, डार्विनिज़म थीरी दी गई थी, तो लोगों के बिलीव्स
शैटर हो गए थे, यानी कुछ लोग जो रिलीजन पे पक्का पकड़ बनाए हुए थे उनके बिलीव्स शैटर्ड होने लगे थे। लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव करने लगे थे और कुछ लोग तो रिलीजन पे ही कर रहे थे और कुछ लोग तो कंफ्यूज होकर रह गए थे। तो इस दौरान थॉमस कार्लाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी इसके बिलीव्स भी शैटर्ड कर गए और ये जो था ये साइंस पे ज़्यादा बिलीव करने लगा और ये रिलीजन से बिल्कुल दूर हो चुका था। जो कि इसने अपनी ये सारी बात सार्टर रिसार्टस अपने एक वर्क के अंदर बताया है, ये अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, जब वो डाउट्स का शिकार था। लेकिन क्या हुआ, और इसके और जो है इसके अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें, इसी ने वो वर्क लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर इसने ऐसी वर्डिंग यूज़ की हुई है ना, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की हुई कि ऐसा लगता है कि इंसान उसके आस के अंदर खड़ा है और सब कुछ वो देख रहा है अपनी आंखों से, यानी इस तरह की इमेजरी क्रिएट की हुई है। ठीक है, इस तरह का स्पिरिट दिखाया गया है इस वर्क के अंदर। तो ये प्यूरिटन स्पिरिट इसको कहा जाता है कि ये जो था ये प्यूरिटन था। क्यों? क्योंकि प्यूरिटन्स के हौसले भी बहुत बुलंद थे और वो भी बहुत स्पिरिचुअल थे। ठीक है, उनके भी अनवेवरिंग स्पिरिट थे। अब देखें मॉरल क्रूसेडर क्यों? क्योंकि ही वॉज पैशनेट और कभी भी मॉरल वीकनेस और सोशल प्रॉब्लम को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हमेशा ये चाहता था कि लोग जो हैं वो हकीकत पसंद रहें, यानी असल रहें, हिपोक्रेसी ना हो उनके दरमियान, यानी ऐसे लोगों को वो पसंद करता था जो अंदर से और बाहर से सेम है, यानी प्रिटेंड नहीं करते, ड्रामा नहीं करते। और उन लोगों के अगेंस्ट था जो लोग जो हैं बाहर से तो अच्छे शायद की तरह दिखते हैं और अंदर से सांप होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि कार्लाइल ऐसी राइटिंग लिखता था ना कि अपनी पर्सनैलिटी को उसके अंदर रिवील करके छोड़ता था। ऐसा लगता था कि हम किसी ऐसे इंसान को पढ़ रहे हैं जो अपनी थॉट्स बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है। उसके बाद जो है ये अनकन्वेंशनल टेक्निक्स यूज़ करता था। यही वो बंदा है जिसकी मैंने शुरू में भी बात की थी कि जो कैपिटलाइजेशन को नहीं फॉलो करता था, जो कि दूसरी ज़ुबानों से वर्ड्स लेके तो ऐसा लग रहा था कि एक अलग अपनी ज़ुबान बना रहा है, एक अपनी आर्मी ऑफ वर्ड्स डिस्कवर कर रहा है। ऐसे राइटिंग लिखते हुए ना, इंग्लिश लिटरेचर की राइटिंग लिखते लिखते किसी और ज़ुबान से वर्ड्स चुन के डाल देता था, यानी यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, और ये इसकी एक यूनिकनेस थी जिसकी वजह से इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ख़ास मुकाम हासिल है। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स एंड समटाइम्स इरीटेटिंग। देखें ये आप देखें, जब एक बंदा कैपिटलाइजेशन दरमियान में डालना शुरू कर दे, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो ना करे, कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग थॉट्स डिस्कस करे, डिटेल्ड वे में डिस्कस करे, फॉरेन वर्ड्स को बीच में डाले, तो ऑब्वियसली उसकी राइटिंग तो कॉम्प्लिकेटेड होगी ही ना। लेकिन हाँ, और डिफ़िकल्ट टू रीड थी। ठीक है, उसके बाद विविड एंड पावरफुल। मैंने आपको बताया कि इसके वर्ड्स के अंदर एक ऐसा जादू था, ऐसा लगता था कि वो पूरी इमेजरी, आपको पता ना इमेजरी ऐसी होती है कि जो सेंसेस को अपील करे। ऐसा लग रहा हो कि हम पूरी वो वर्ड्स को हम पढ़ें तो ऐसा लगे माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो, इसको इमेजरी कहते हैं ना। तो अब ये ऐसी वर्डिंग लिखता था जैसे इसने अपने एक वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ऐसी वर्डिंग यूज़ की हुई है, ऐसा स्पिरिट यूज़ किया हुआ कि ऐसा लगता है कि इंसान उस क्यास के अंदर खड़ा है, यानी इसके वर्ड्स के अंदर ये पावर थी। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एज आई टोल्ड यू कि ये इतने फ्लाज की वजह से भी इसको क्यों इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ख़ास मुकाम हासिल है, इन्हीं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की? ये फॉरेन वर्ड्स यूज़ करता था, आर्मी ऑफ वर्ड्स क्रिएट करता था, अनकन्वेंशनल था, डिटेल्ड वे में बात करता था, यूनिक था, और तो और इस ऐसी वर्डिंग लिखता था जो कि एक इमेजरी क्रिएट करती थी। एक स्पिरिट था इसकी राइटिंग के अंदर जिसकी वजह से इसको ग्रेटेस्ट कहा गया है। दूसरा राइटर अगर हम बात करें जॉन रस्किन। रस्किन जो था ना इसका जो था ज़्यादातर ये तो जो रस्किन अगर आपके जहन में वर्ड आए तो आपने मॉडर्न पेंटर एक इसका वर्क याद रखना है। अब इसने मॉडर्न पेंटर से आपने एक बात याद रखनी है कि ये आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था, बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था। शुरू शुरू में अगर हम इसकी लाइफ चेक करें ना, इसने सिर्फ आर्ट को प्रेज़ किया हुआ है। उसने कहा हुआ है, इवन ये तक कहा हुआ है कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और आप अगर उनके म्यूज़ियम और चर्च को विज़िट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग मॉरल्स को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, किस तरह से अपनी ट्रेडिशंस को वैल्यू करते हैं, किस तरह से वो अपने रिलीजन को देखते हैं। जितना वो कहता है कि ब्यूटीफुल चर्च होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उतना ही वो उनका रिलीजियस बिलीफ जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें उसने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट किया और उसके बाद इसने क्या किया, मॉरल
सॉरी उसके बाद इसने मॉरल वैल्यूज़ यानी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर उसने कहा कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स में उसने इकोनॉमी, पॉवर्टी और कम्पिटिटिव इकोनॉमिक मॉडल्स को क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान एक ख़ास रिलेशन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि रस्किन इस सिलसिले में उसको एक अच्छा क्रिटिक भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करता था, जैसे पोवर्टी और अनफेयरनेस को। उसके बाद इसको एक एथिकल टीचर भी कहा जाता है कि किस तरह से अगर ये क्रिटिसिज्म कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी को। जब भी एक क्रिटिक किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है तो वो उसका अच्छा पहलू भी बताता है, बुरा पहलू भी बताता है। अगर वो अच्छा ना भी बताए तो बुरा बताता है तो अच्छा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये एथिक्स सिखाने वाला इसको एक टीचर कंसीडर किया जाता है। सारे उसके अंदर जो जेन्युइन बिलीव्स हैं उसकी राइटिंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने इम्प्रूव करने की कोशिश की है कम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम को, कि देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉईज़, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी पूरी लाइफ इसने आर्ट को प्रेज़ किया, ब्यूटी को, ट्रूथ को, गुडनेस को, ठीक है। उसके बाद हमेशा मटीरियलिज़म को क्रिटिसाइज़ किया है, यूटिलिटेरियनिज़म को क्रिटिसाइज़ किया और कंपटीशन को, और हमेशा सोल्यूशन दिया सोसाइटी को और हमेशा उनके लिए अच्छा साबित हुआ है। अच्छा, आप अब कहेंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ट को मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी तो इसी के अंदर आता है। तो आई सजेस्ट यू टू वॉच माई वीडियो ऑन मैथ्यू अर्नोल्ट एज ए क्रिटिक, एज ए पोएट। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं तो आप ज़रूर उसको विज़िट करें। और स्पेशली व्हेन यू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे फेवरेट क्रिटिक पूछ दिया जाता है या फिर फेवरेट पोएट पूछ दिया जाता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप ज़रूर वो वीडियो देखें। अगर आपको आप अनश्योर हैं क्योंकि बाज़ूकात हम लोग पोएट ही ज़्यादा फेवरेट चूज़ कर रहे होते हैं, नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, बट हम क्रिटिक नहीं चूज़ कर पाते क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं होता। हमारे कंट्री के अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। तो आई सजेस्ट यू कि जब आप वो देखेंगे तो आप ये फ़ैसला कर सकेंगे बेहतर तरीके से कि आप मैथ्यू अर्नोल्ट को कंसीडर करते हैं एक अच्छा क्रिटिक या नहीं। एटलीस्ट आप उस पर कॉमेंट कर सकेंगे। तो कुछ लोगों का आई होप सो मेरी तरह वो फेवरेट बन जाएगा वो वीडियो देख के, तो आपके पास एक अच्छा आंसर होगा प्रोवाइड करने के लिए देयर। ओके, थैंक यू सो मच।